सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ 2, मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें जो ये कृतिका का पाठ लिखा है वो लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। मेरी एक नानी थी, मृदुला जी कहते कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है वह, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानी कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पारदर्शी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद ही जो है उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने कहाँ चले गए थे? विलायत चले गए थे, यानी दूसरे देश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री ली थी। जब वे लौटे तो पूरे ही विलायती रीति रिवाज के संग वो जिंदगी बसर वहाँ करने लगे थे और उसी तरीके से यहाँ आके भी करते थे। नानी ने अपना रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं होने दिया। ना उन्होंने किसी की इच्छा और आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति के सामने किया और ना ही उन्होंने कभी अपने पति के सामने इच्छा आकांक्षा और अपनी पसंद और नापसंद के बारे में उनसे कुछ कहा। तो यहाँ कहा है लेखिका ने कि मेरी नानी थी और नानी जो थी वो मेरी मम्मी की शादी से पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और नानी की कहानी हमने कभी सुनी नहीं, लेकिन हम 3 बहनें थी और तीनों बहनें आपस में ही कहानी एक दूसरे से कहते थे। नानी जो थी वो हमारी कैसी थी? कहते हैं कि पारंपरिक थी, परंपरा से जुड़ी हुई थी, अनपढ़ थी और पारदर्शी थी। और उनके पति जो थे शादी के तुरंत बाद ही जो है बैरिस्ट्री पढ़ने जो थे विदेश चले गए थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री भी ले ली थी। और लौटे जब वहाँ से तो वो सारे क्या थे? विदेशी रीति रिवाज के संग वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन नानी ने जो था अपना रहन सहन, पारंपरिक रहन सहन नहीं छोड़ा और किसी भी प्रकार की जो उनकी इच्छा थी, पसंद नापसंद थी, उसका इजहार कभी भी अपने पति के सामने नहीं किया, यानी नाना जी के सामने नहीं किया। पर जब हम कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहते हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस परदानसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है? पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। तो कहते हैं कि जब मेरे नानी के अंतिम दिन आए तो उस समय उन्हें लगा कि मेरी जो है मौत अब करीब है। तो उन्होंने, मेरी माँ जो है वो 15 वर्ष की थी उस समय, तो उनकी शादी की उन्हें क्या हुई? फिक्र हुई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एकदम से अपने क्या किया? मुंह जोर हो उठी, यानी मुंह से बोली और अपने पर्दे के लिहाज में, जो अभी शब्द आया था परदानसी, यानी पर्दा करने वाले, पर्दे के लिहाज को उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि जो तुम्हारे दोस्त हैं स्वतंत्रता सेनानी, कौन है वो? प्यारेलाल शर्मा, उनसे मैं मिलना चाहती। तो ये सुनकर जो है उनके नाना जी बड़े दंग रह गए। लेकिन क्योंकि जिस औरत ने जो है कभी अपने पति के सामने भी अपना पर्दा नहीं खोला हो, भला वो दूसरे आदमी के सामने, दूसरे मर्द के सामने कैसा पर्दा उठा सकती है? लेकिन ये सब सवाल जवाब का समय नहीं था। नाना जी को पता था कि जो है नानी के पास बहुत ही कम समय है। तो उन्होंने क्या किया? इस आखिरी वक्त में समय की नजाकत को देखते हुए उन्होंने बिना सवाल जवाब किए फौरन अपने दोस्त को अपने बीबी के सामने पेश कर दिया। अब तो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। जो अब नानी ने कहा वो क्या था? और भी ज़्यादा हैरत अंगेज था, मतलब हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा बरदान से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर
उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब देखो, जो कह रहे हैं कि मेरी नानी ने जो बात कही वो तो बहुत ही हैरानी की बात थी, हैरतंगेज यानी हैरानी की बात, आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही जो क्या थे मेरे पिताजी के मेरे नाना जी के जो दोस्त थे वो आए, तो उन्होंने जो है मेरी नानी ने उनसे कहा कि मुझे वचन दो कि मेरी लड़की की शादी के लिए जो है वर जो है आप ही ढूंढोगे, क्योंकि मेरे पति साहब जो हैं और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे पति हैं वो मेरी बेटी की शादी ऐसे ही साहबों के फरमान में, यानी विदेशी जैसे पहनावा पहनते हैं या विदेशियों के जैसे उनके क्या ना हो, उनकी नकल ना करे और उस ऐसे घर में मेरे बेटी की शादी ना करे। इसलिए मैं जो है तुमसे यह वचन लेती हूँ कि मेरे बेटी की शादी वहीं करना जैसे कि आप एक सिपाही हो, और ऐसे ही मेरी बेटी के लिए भी एक सिपाही ढूंढना जो कि क्या हो, स्वतंत्र हो। भले ही जो है कह रहे हैं कि मेरी नानी क्या नहीं थी, उन्होंने घूंघट भी किया, पर्दा भी किया, लेकिन उनके जो मन में थे वो पूरे ही, उनका जो मन में जो ख्याल थे वो पूरे क्या थे, आज़ादी से संबंधित थे। भले ही उन्होंने कभी नाना जी के कामों में जो है दखलंदाजी ना दी हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को क्या जीते थे, अपने ढंग से जीते थे, यानी दूसरों की संस्कृति को नहीं अपनाते थे और पारंपरिक घरेलू उबाऊ तथा खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, लेकिन जीने के लिए वो क्या थे, मजबूर ना होकर असली जिंदगी जी रही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ी। वे कुछ ऐसे नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अब देखिए कह रहे, खैर जो भी था कि उसके बाद जो है मेरी माँ की जो शादी हुई थी वो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति से हुई, पढ़े लिखे लड़के से हुई जिसने कि आज़ादी के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया था और उन्हें अब इस अपराध में, आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में जो था ICS के जो एग्ज़ाम था यानी इम्तिहान था, उसमें जो है उन्हें बैठने से रोक दिया गया और उनकी जेब में पुश्तैनी पैसा कुछ भी नहीं था, मतलब धेला भी नहीं था, यानी एक भी पैसा जो था उनके पुश्तैनी पैसा यानी पूर्वजों का पैसा उनके जेब में नहीं था। और माँ जो थी मेरी बेचारी क्या थी, अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा क्या रहती थी, ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई थी। और हाल उनका यह था कि वो खादी की साड़ी पहनती थी, वो इतनी पतली था, इतनी कोमल थी कि उनकी कमर भी जो है उस पर भी निशान पड़ जाते थे। रात भर वो अभ्यास करती कि साड़ी कैसे पहने कि दूसरे दिन जो है किसी के सामने कोई उन्हें ये ना कहे कि इन्हें कुछ नहीं आता। वे कुछ ऐसी ही नाजुक थी कि मेरी जो उनकी सास जो थी यानी मेरी जो दादी थी वो कहते कि ये बहू तो ऐसी है कि धोई हो या पोछी हो या छीके पर टांग दी गई हो, मतलब इतने कमज़ोर है। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें जो है इस प्रकार से नहीं कहा। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। क्यों नहीं कहा, इसकी दो वजह थी। पहली यह कि हिंदुस्तान
मैं तमाम वासिंद की तरह अनेक ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात के वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे, मुहर, रंग, ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई में लड़ते, जेब खाली हो और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुराल का भी था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंप और उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्मिन को और गढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी ख्वाहिश थी। उनकी खूबसूरत नजाकत गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ते थे। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अब देखो क्या कहते हैं कि इस प्रकार से किसी ने उन्हें नहीं कहा क्या चीके पर उतार कर या टांग दो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके दो वजह थे। पहले वजह था कि वो हिंदुस्तानी थे और उसके जो मेरी माँ के ससुराल वाले थे वो उनके जो ससुराल वाले थे वो क्या थे, साहबों के खास लोग थे। और मेरे जो नाना थे वो तो पक्के साहब थे क्योंकि वो विदेश गए थे पढ़ने। बस वो केवल क्या थे, जात के हिंदुस्तान थे, बाकी सारा जो रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब क्या था, नाना जी का विदेशी था। फिर उसके बाद कहने की बस मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश में जितने भी जो आज़ादी के लिए जंग लड़े थे वे भले ही अंग्रेजों के क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन वह अंग्रेजों के बड़े ही प्रशंसक थे। जैसे गांधी, नेहरू ये सब क्या थे, अंग्रेजों के प्रशंसक भी थे। उनमें से क्या थे, एक मेरे पिताजी भी थे, पिताजी के घर वाले भी थे। घर वाले यानी कि उनके दादाजी। भले ही लड़का आज़ादी की लड़ाई में लड़ा हो और जेब क्या हो, खाली हो, शोहरत सिर करता रहे। तो वो कह रहे कि मेरे जो दादाजी थे वो भी ऐसे ही थे, यानी अंग्रेजों के प्रशंसक थे। वो भी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी जानते थे, भले ही उनका बेटा क्या हो, आज़ादी की लड़ाई में लड़ा हो। और शान शौकत ये सब साहबों वाले जो सिरफिरे लड़के जो थे वो क्या थे, मेरे नाना जी थे, जिन्होंने कि एक अपनी नाजुक लड़की को जो है ऐसे घर में सौंप दिया था। रोमांच की बातें, हैरानी की बात तो यह थी कि नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, यानी जो मेरी नानी की जो आखिरी ख्वाहिश थी वह नाना जी की रजामंदी से जो है ये पूरी हुई थी। जो उसके बाद कहते कि माँ की अपनी ख्वाहिश, दूसरी वजह माँ की अपनी ख्वाहिश थी कि उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता के कुछ इस प्रकार से गुण थे। वो क्या थे, खूबसूरत थी और ईमानदार थी, निष्पक्ष भाव थे उनके, कि वे पराजिता से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। वो करके ठोस काम करवाने की कोई भी उनसे सोच भी नहीं सकता था। वो इतनी मासूम थी, इतनी कोमल थी। हर कोई ठोस काम जो होता था उसमें भले ही उनकी राय ली जाती थी लेकिन उनसे करवाया नहीं जाता था।